आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है प्रीपेयर एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग पूरा कम्प्लीटली सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। हमारा कहानी का प्लॉट पहला अध्याय का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे कहानी के प्लॉट में है। कल मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करा दिया, तो आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 5 क्वेश्चन बच गया था सब्जेक्टिव का, आज उसको करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो आज हम लोग बेसिकली क्या सीखेंगे, आज हम लोग क्या सीखेंगे बेसिकली, तो आज हम लोग सीखेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्या सीखेंगे आज हम लोग, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मैंने 5 क्वेश्चन बता दिया था सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, दरोगा जी की कमाई। ठीक है, दरोगा जी की कमाई और फूस का तापना यानी लार का तापना दोनों बराबर है। यानी दरोगा जी की कमाई और फूस का तापना दोनों बराबर है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। ठीक है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है, ये बात क्यों कही। देखिए दरोगा की कमाई, ठीक है, दरोगा की कमाई ज़िंदगी में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, जब तक दरोगा जी जिंदा रहते हो अपनी ज़िंदगी में ही सारी कमाई को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं, क्योंकि बिना परिश्रम की होती है। ठीक है, क्या होती है कमाई उसकी, बिना परिश्रम की होती है, क्योंकि पुलिस तो घूस लेके ही कमाता है, तो बिना परिश्रम की होती है। और उसे खर्च करने में संकोच नहीं होता। ठीक है, उसे खर्च करने में दर्द नहीं होता। ठीक है, बिना परिश्रम की है होती है कमाई, तो खर्च करने में कोई संकोच नहीं होता, सोचता भी नहीं है। ठीक है, खर्च करने में कुछ नहीं सोचता। दरोगा जी भी अपनी ज़िंदगी में ही संपूर्ण कमाई खा गए। ठीक है, दरोगा जी जितनी कमाए, दरोगा जी अपनी ज़िंदगी में जितना कमाए सब खा गए। ठीक है, एक भी चीज़ नहीं छोड़े, खा गए। जिसे फूस का कोई महत्व नहीं है, जिस फूस का कोई महत्व नहीं है, जिस फूस का कोई महत्व नहीं है, यानी अपनी ज़िंदगी में ही सारा चीज़ कमाए, अपनी ज़िंदगी में ही खा गए, किसी के लिए नहीं छोड़े। तो जिस फूस का कोई महत्व नहीं है उसका, यानी कि उस कमाई की का कोई महत्व नहीं है जो बिना परिश्रम का कमाई हो। ठीक है, जो बिना परिश्रम का कमाई हो और जो अपनी ज़िंदगी में ही समाप्त कर दिया हो, उस मतलब कि उस पैसा का कोई महत्व नहीं है। जिस फूस का कोई मत, फूस यहाँ पे फूस का अगर बात करें तो फूस का मतलब एक तरह से मानना पड़ेगा यहाँ पे पैसा। ठीक है, जिस फूस का कोई महत्व नहीं है और ताप कर नष्ट करने में गम नहीं होता। ठीक है, ताप कर नष्ट करने में कोई गम नहीं होता। देखिए यहाँ पे ताप का मतलब हम लोग ये मानते हैं कि इसे खर्च करने में कोई गम नहीं होता। ठीक है, कोई मतलब कोई दर्द नहीं होता खर्च करने में, क्योंकि बिना परिश्रम की कमाई होती है, किसको, दरोगा जी की। यहाँ पे आप फूस फूस का मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे कौन सी, पैसा। ठीक है, फूस का मतलब पैसा, उस पैसा का कोई महत्व नहीं है जो बिना परिश्रम का नहीं हो। ठीक है, बिना परिश्रम का ही है, यानी कि उस पैसे में परिश्रम किया नहीं हो तो उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। उस पैसे का कभी इम्पोर्टेंस बढ़ नहीं सकता। इम्पोर्टेंस कब बढ़ेगा उस पैसा का, जब वो परिश्रम से कमाई हुई हो। यहाँ फूस का मतलब पैसा समझ लीजिए, और ताप का मतलब क्या, उसे खर्च करके। ठीक है, कोई गम नहीं होता, क्योंकि उसमें परिश्रम और खर्च नहीं करना पड़ता। ठीक है, उस पैसे में दरोगा जी को क्या करना, नहीं परिश्रम करना पड़ा था और नहीं खर्च करना पड़ा था। चलिए पहला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लेखक हैं, मेरी लेखनी में, ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ मेरी लेखनी, लेखक बोल रहे हैं कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं। ठीक है, मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, मेरे शब्दों में इतना जोर नहीं, लेखक ऐसा क्यों कहता है। ठीक है, लेखक ऐसा क्यों कहता है, चलिए जानते हैं कि क्यों कहता है। लेखक शिवपूजन सहाय जब भगजोगनी को प्रथम बार देखते हैं, ठीक है, यानी लेखक शिवपूजन सहाय जब भगजोगनी को पहली बार देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं, फूलों नहीं समाते हैं। एक और अनोखी सुंदरता, ठीक है, एक और देखते हैं तो अनोखी सुंदरता है भगजोगनी के जीवन में, और दूसरी और दर्दनाक गरीबी, दूसरी और क्या है तो दर्दनाक गरीबी, यानी बहुत ख़राब गरीबी, भयानक गरीबी। उनका दिल कांप जाता। ठीक है, किसका दिल कांप जाता, उनका दिल कांप जाता। ठीक है, किसका दिल कांप जाता, शिवपूजन सहाय का दिल कांप जाता। लेखक स्वीकार करता है कि राजमहलों का ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन करना सरल है। ठीक है, लेखक स्वीकार करता है, लेखक क्या स्वीकार करता है कि राजमहलों की ऐश्वर्य लीला और विशाल वैभव का वर्णन करना सरल है, यानी राजमहलों में जो सुख है, समृद्धि है, उसका वर्णन करना मेरे शब्दों के जरिए मैं उसे बता दूंगा। ठीक है, लेकिन गरीबी लिखा यहाँ पे, परंतु लेकिन भाषा में गरीबी का ठीक ठीक चित्रण करना सरल नहीं है, यानी
भाषा से गरीबी का चित्रित मैं नहीं कर पाऊँगा। लेखक बोल रहे हैं कि भाषा से गरीबी का ठीक ठीक चित्रित करना सरल नहीं है, बल्कि वो स्वीकार करता है कि राजमहलों का ऐश्वर्य लेना, यानी कि राजमहलों में जो सुख समृद्धि है उसका करना, उसका वर्णन करना शब्दों के जरिए कर सकते हैं, बट भाषा में गरीबी का ठीक ठीक चित्रित करना सरल नहीं है। कौन कहते हैं? ये लेखक कहते हैं। ठीक है, लेखक कहते हैं। देखिए एक बात बताइए, गरीब घर में जो पैदा हो वही तो गरीबी का हाल जानता हो, थोड़ी ना हम थोड़ी जानते होंगे, नहीं। इसी प्रकार से लेखक भी यही कहते हैं। इसलिए लेखक, ठीक है, इसलिए लेखक कहता है कि मेरी लेखनी में इतना जोर नहीं, ठीक है, मैं जो लिख रहा हूँ शब्द उतना जोर नहीं कि उसकी गरीबी का भयावह चित्र का वर्णन कर सके। ठीक है, भगजोगनी के जीवन में जो इतना दयनीय स्थिति है उसका वो कहते हैं लेखक कि मेरे लेखनी में इतना जोर नहीं कि मैं उनके भयावह चित्र का वर्णन कर सकूं। कौन बोलते हैं यहाँ पे? लेखक बोलते हैं। चलिए, आपको 7 नंबर का क्वेश्चन भी सही तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? ठीक है, भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? यहाँ पे खेद है, कोई बात नहीं, मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे खिल होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? तो खिल होगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। भगजोगनी का सौंदर्य क्यों नहीं खिल सका? देखिए, भगजोगनी गरीबी की चक्की में पीस कर बड़ी हुई है। भगजोगनी कैसे बड़ी हुई? तो गरीबी की चक्की में पीस कर हुई, क्योंकि जब भगजोगनी जब पैदा हुई मुंशी जी के यहाँ, तो गरीबी में पैदा हुई ना, क्योंकि सुख में तो सिर्फ बेटा ही पैदा होते रहा, जब गरीबी आई तो बेटी पैदा हो गई। समझते हैं? हाँ, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, कृपया हमें माफ़ कर दीजिए। वो दाने दाने को तरसती है। क्या बताइए? जो गरीब होगा वही तो दाने दाने को तरसेगी। कौन चीज़? भोजन के दाने दानों को तरसती है। एक चुल्लू अलसी का तेल भी नसीब नहीं था। एक चुल्लू अलसी का तेल भी नसीब नहीं आया था, यानी कि शरीर में लगाने के लिए एक चुल्लू अलसी का तेल भी नसीब नहीं होता था। किसको? भगजोगनी को। महीने में एक दिन अन्न के दाने मिल पाते थे। महीने में एक दिन अन्न के दाने मिल पाते थे। भला हड्डियों के खंडहर में, ठीक है, भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य कैसे खिल पाता? यानी कि जब खाना खाएगा ही नहीं तो भला हड्डियों के खंडहर में कैसे सौंदर्य खिल सकता था, कैसे अच्छा लग सकता था देखने में कोई भी बच्चा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, भला हड्डियों के खंडहर में सौंदर्य कैसे खिल पाता, यानी उसका रूप कैसे खिल पाता, वो कैसे निखर पाता? नहीं निखर पाता ना, उसे भोजन ही नहीं सही से मिल रहा है। अर्थात इस अवस्था में भगजोगनी का सौंदर्य नहीं खिल पाया, यानी कि इस गरीबी की स्थिति में भगजोगनी का सौंदर्य जो खिलना चाहिए, बच्चा का जो सौंदर्य जो खिलना चाहिए वो नहीं खिल पाता। किसका? भगजोगनी का नहीं खिल पाया। देखिए अगला क्वेश्चन है कि मुंशी जी गल फांसी लगा के क्यों मरना चाहते? ठीक है, मुंशी जी कभी कभी क्यों सोचते थे कि गल फांसी लगा कर मरना ही सही है? क्यों सोचा करते? चलिए जानते हैं। देखिए, मुंशी जी की गरीबी अमीरी सुख के बाद आई थी। ठीक है, मुंशी जी जब गरीबी नहीं, मतलब ये समझिए, मुंशी जी की जो गरीबी है अमीरी सुख के बाद आई थी। ठीक है, पहले अमीरी सुख था किसको? मुंशी जी को। किसके पैसे पे ज़्यादा खाते पीते रहते थे? तो दरोगा जी के। तो मतलब कि गरीबी कब आई? अमीरी सुख के बाद आई थी। वे अपनी बेटी भगजोगनी की दयनीयता पे, ठीक है, यानी उसकी दयनीय स्थिति पर, यानी कपड़ा भी तो नहीं होता था उस टाइम उसको, मतलब कि भगजोगनी को तो कपड़ा भी नहीं था ना, उसकी दयनीयता पर आत्मानुभूति भर जाते हैं, आत्मानुभूति से भर जाते। ठीक है, आत्मानुभूति से भर जाते हैं, यानी बहुत दुख होता है उन्हें। किसको? शिवपूजन साहब को नहीं, मुंशी जी को। लेखक से वार्तालाप के क्रम में, ठीक है, लेखक से वार्तालाप यानी कि लेखक से बातचीत के क्रम में स्वीकार करते हैं कि दिन भर भगजोगनी दूसरों के खाने के समय, यानी कि दिन भर भगजोगनी दूसरों के खाने के समय पहुंचने पर लोग भगा देते हैं। यानी कि जब लोग खाते रहते हैं मतलब कि दिन में किसी भी टाइम लोग खाते रहते हैं, तो उस समय जब भगजोगनी किसी के घर पहुंचती है खाने के लिए, तो लोग क्या करते हैं? भगा देते हैं। इसके पास कुछ लेने के वस्त्र भी नहीं है, इसके पास लेने के माने कि इनके पास कुछ लेने के लिए वस्त्र भी नहीं है। समझ सकते कितनी गरीबी होगी। इसके पास कुछ लेने के लिए, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कुछ देता खाने के लिए, तो इसके पास वस्त्र तो भी नहीं है, यानी कपड़ा भी तो नहीं है खाने को लेने का। ठीक है, जो हाथ में मिलता, ठीक है, जो हाथ में मिलता, कपड़ा नहीं तो हाथ में, जो हाथ में मिलता वही ले पाती है। ठीक है, जो हाथ में मिलता वही ले पाती है, वही भोजन ले पाती है। इतना ही नहीं, जब कहीं कुछ नहीं मिलता और धीमी आवाज़ में मुंशी जी से कहती है, कौन? तो भगजोगनी, कि पिताजी भूख लगी है, पिताजी भूख लगी है। यानी किसी दिन ऐसा होता था कि उसे खाना नहीं मिलता था, तो
क्या आता था, भगजोगनी अपने बाबा के पास आते थे, मुंशी जी के पास आती थी, कहती थी बाबा भूख लगी है, कुछ हो तो खाने को दो। कौन बोल रही है, तो मुंशी, कौन बोल रही है यहाँ पे, तो भगजोगनी, खाने को दो। यह सुनकर मुंशी जी गले में फांसी लगाकर मरना चाहते हैं। देखिए इतनी गरीब स्थिति है, बहुत गरीब स्थिति है, किसका, भगजोगनी का नहीं, हाँ भगजोगनी का भी गरीब स्थिति है। और मुंशी जी का मतलब कि इतनी गरीब स्थिति में उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी भी गरीब स्थिति आएगी, ठीक है। तो ये गरीब स्थिति है, इसीलिए यह सुनकर मुंशी जी, यानी कि यह बात सुनकर उसे खाना ना दे पाता है, भगजोगनी को सही टाइम पर खाना नहीं दे पाता है, ठीक है। वो तो खाना अपने से मतलब कि मांग के तो खा लेता है, लेकिन जब किसी दिन ऐसा होता है कि खाना नहीं मिल पाता, तो उस दिन आकर बाबा से पूछते हैं, मुंशी जी के पास आकर कहते हैं कि कुछ हो तो खाने को दो। यह सुनकर मुंशी जी गले में फांसी लगाकर मरना चाहते हैं, यानी कि ये जो गरीबी है इसी के कारण। देखिए आपको 9 नंबर का क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे, 10 नंबर, भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक, ठीक है। भगजोगनी का दूसरा वर्तमान नवयुवक पति उसका ही सतोला बेटा है। यह घटना समाज की किस बुराई की ओर संकेत करती है और क्यों, चलिए इसको जान लेते हैं। उपर्युक्त कथन समाज में यह बतलाना चाहती है, ठीक है। यह कथन क्या बतलाना चाहती है कि गरीबी मनुष्य का सबसे बड़ा कार्ड है, यानी कि गरीबी सबसे बड़ी खराब चीज़ है, सबसे बेकार चीज़ है। कौन चीज़, तो गरीबी। यह अनेक बुराइयों की जन्मदाता है। गरीबी क्या है, तो बहुत अनेक बुराइयों का जन्मदाता। देखिए अगर कोई अस्वस्थ है, सही टाइम पे इलाज नहीं करा पाता है, तो किसके कारण नहीं इलाज करा पा रहा है, गरीबी के कारण। तो गरीबी से क्या होता है कि बहुत मतलब कि बहुत बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती है, चाहे शरीर का बुराइयाँ हो, चाहे मन की, हर एक चीज़ की, ठीक है। ना ही सही टाइम पे खाना मिल पाता है, तो गरीबी क्या होती है, अनेक बुराइयों का जड़ है गरीबी। इसी के कारण भगजोगनी का विवाह एक बूढ़ा से हो जाता है, यानी यही गरीबी स्थिति के कारण, मुंशी जी के पास पैसे ना हो जाने के कारण, यानी कि पैसे नहीं था इसलिए उसका शादी किससे हो गया था, इसी के कारण भगजोगनी का विवाह, ठीक है। इसी के कारण भगजोगनी का विवाह बूढ़ा से हो जाता है। किस कारण, पैसे के अभाव के कारण, धनाभाव के कारण, यानी से धन के अभाव के कारण किससे शादी हो जाता था, तो बूढ़ा से हो गया था, किसका, भगजोगनी का। भूख से दबी हुई युवावस्था सुख पाकर विकसित होता है, ठीक है। भूख से दबी हुई युवावस्था, यानी कि युवावस्था में तो वो भूखी रही, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि भूख से दबी युवावस्था सुख पाकर विकसित होता है, परंतु पति की मृत्यु हो जाती। किसका मृत्यु हो जाता है, पहली पति, ठीक है। पहला पति का क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, क्योंकि 44 वर्षीय रहता है, इसलिए मृत्यु हो जाती है। और उससे शादी उसको क्यों करना पड़ता है, क्योंकि गरीब था, गरीब के कारण ही ना, इसलिए तो गरीब अनेक बुराइयों का जड़ है। और विवश होकर, ठीक है, और विवश होकर मतलब उसके पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो क्या किया, होकर सतोले बेटों को ही पति के रूप में स्वीकार करती है। सतोले बेटन यानी कि अपने सतोले बेटा को ही किसके रूप में स्वीकार करती है, पति के रूप में स्वीकार करती है। क्योंकि यदि ऐसा वो नहीं करती तो समाज में वो अकेले नहीं रह पाती, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो समाज में वो क्या होती, अकेले नहीं रह पाती। यही नारी की व्यवस्था है, यही नारी की क्या है, व्यवस्था है, यही नारी की व्यवस्था है। और एक बात और कि दहेज प्रथा क्या है, कलंक है। दहेज प्रथा एक क्या है, कलंक है। दहेज प्रथा हमारे समाज का एक कलंक है, ठीक है। आप सभी को ये क्वेश्चन मैंने पूरे एकदम इत्मीनान से समझाया, पूरा क्वेश्चन को डिटेल बाय डिटेल समझाया। मैंने कहानी का प्लॉट का सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करवा दिया, ठीक है। तो आप सभी इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इसी तरह बने रहिए, इसी तरह समझते रहिए क्वेश्चन को। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी साथियों को।